नमस्कार साथियों, एसीएफ और एफआरओ की प्रश्नों की श्रृंखला में कल हमने 30 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए थे और मैं आपको उम्मीद करता हूं आप सबसे कि आपको क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ रहे होंगे। और मेरा मानना यह है कि आप एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को जरूर करें क्योंकि ये एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। आरपीएससी का पैटर्न फिक्स होता है, वो उसी के अराउंड क्वेश्चंस में घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 नीट 2019 के अंदर आया और आपसे इसने पूछा निम्न में से वो कौन सी स्पीसीज है जो स्थायी नहीं है। अब यहां पर जर्मेनियम, एसन, सिलिकॉन इन सबके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल है। जर्मेनियम में भी, एसन में भी, सिलिकॉन में भी वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण ये अपने अष्टक का प्रसार कर लेते हैं। लेकिन यहां निम्न में से कौन सी स्पीसीज स्टेबल नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, सिलिकॉन इनकी साइज छोटी है क्योंकि ये थर्ड आवर्त में आते हैं, जबकि एसन और जर्मेनियम इनकी साइज बड़ी है। अब यहां सिलिकॉन की साइज छोटी होने के कारण और साथ में 6 क्लोरीन होने के कारण इस यहां SiCl6-2 में अगर आप देखें तो यहां सिलिकॉन पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +4 है, x -6 बराबर -2। तो यहां सिलिकॉन पर ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, उसके कारण सिलिकॉन की साइज छोटी हो जाएगी और उसके ऊपर 6 क्लोराइड आयंस अगर पास पास आएंगे तो ये क्लोराइड आयन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यही कारण है कि SiCl6-2 का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। देखें यहां जर्मेनियम +4 है, यहां एसन +4 है, यहां Si+4 है और यहां भी Si+4 है। Si+4 की साइज छोटी होने के कारण इसके चारों ओर 6 क्लोराइड आयन एग्जिस्ट नहीं कर पाते, 6 क्लोराइड आयन आ नहीं पाते और उनके लोन पेयर के बीच में रिपल्सन लगने लगता है। यही कारण है SiCl6-2 का एग्जिस्टेंस नहीं होता। SiF6-2 का एग्जिस्टेंस होता है क्योंकि सिलिकॉन +4 छोटी साइज का है और साथ ही साथ में फ्लोराइड आयन भी छोटी छोटी साइज के होते हैं, तो वो चारों ओर इसके चारों ओर 6 आयंस आ जाते हैं। लेकिन क्लोराइड आयन की साइज बड़ी होने के कारण क्लोराइड के बीच में रिपल्सन लगता है और SiCl6-2 का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। समझ में आ गया होगा आपके कि जर्मेनियम, एसन, सिलिकॉन यहां सब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण ये अपने अष्टक का प्रसार कर लेते हैं। सिलिकॉन अपनी वैलेंसी 6 तक कर लेता है, लेकिन परेशानी क्या है, Si+4 के चारों ओर 6 क्लोराइड आयन बल्कि साइज के आने के कारण उनके बीच में रिपल्सन लगता है। यही कारण है SiCl6-2 का एग्जिस्टेंस नहीं हो पाता। इस साल नीट 2019 में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया। मैं आपको पहले ही कह चुका, आपके एसीएफ एफआरओ में जीनोन के कंपाउंड हैं। कुल 5 या 6 कंपाउंड हैं जिन्हें एग्जामिनर बार बार में पूछता है। जीनोन डाइफ्लोराइड जो हमने पढ़ा sp3d संकरण होता है, शेप लीनियर होती है, आकृति रेखीय होती है। जीनोन टेट्राफ्लोराइड पूछा जाता है, जीनोन हेक्साफ्लोराइड पूछा जाता है, जीनोन ऑक्सा टेट्राफ्लोराइड पूछा जाता है, जीनोन ट्राईऑक्साइड पूछा जाता है। ये ऊपर के 3 ऑप्शंस आरपीएससी आपसे प्रीवियस एग्जाम्स में पूछ चुकी है। चौथा ऑप्शन जीनोन ट्राईऑक्साइड का ऑप्शन नहीं पूछा है। वापस मैं आपको रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला हमारा ऑप्शन जीनोन टेट्राफ्लोराइड है। आप सबको पता है कि जो जीनोन है इसकी बैलेंस सेल के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये अक्रिय गैस है। और फ्लोरीन आपको पता है इसकी बैलेंसी 1 होती है, ये सिंगल बॉन्ड से हमेशा कनेक्ट होता है। ये जीनोन टेट्राफ्लोराइड है। अब जीनोन टेट्राफ्लोराइड के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर 4 सिग्मा बंध है, 2 जोड़ी लोन पेयर है, टोटल 6 आता है और 6 आता है तो संकरण कौन सा होता है, sp3d2 होता है। अब आपको पता है जब संकरण sp3d2 होता है तो 3 तरह की आकृति होती है। पहली आकृति होती है वर्गाकार द्विपिरामिड। वर्गाकार द्विपिरामिड जिसे हम अष्टफलकीय कहते हैं, वो उस कंडीशन में होती है जब 6 सिग्मा बंध हो
और 0 लॉन पेयर हो। दूसरी कंडीशन मैंने आपसे बताई थी वर्गाकार पिरामिडीय होती है, जिसके अंदर मैंने आपसे कहा था 5 सिग्मा बंद होने चाहिए, 1 जोड़ी लॉन पेयर होने चाहिए। और चौथी कंडीशन ये है जीनॉन टेट्राफ्लोराइड की, जिसके अंदर 4 सिग्मा बंद है, 2 जोड़ी लॉन पेयर है, शेप वर्गाकार समतलीय होती है, शेप्स वर्गाकार समतलीय होती है। तो जीनॉन टेट्राफ्लोराइड की जो शेप है वो स्क्वायर प्लेनर है, वर्गाकार समतलीय है। जीनॉन टेट्राफ्लोराइड इस तरह से है, जीनॉन 4 फ्लोरीन इसके साथ अटैच है, ये वर्गाकार समतलीय, साथ में जो लॉन पेयर है वो इस तरीके से एक दूसरे से 180 डिग्री पर है। ये जीनॉन टेट्राफ्लोराइड है, वर्गाकार समतलीय है, संकरण sp3d2 है। दूसरे ऑप्शंस की बात हम करें, जीनॉन हेक्साफ्लोराइड। जीनॉन हेक्साफ्लोराइड की अगर हम बात करें तो जो जीनॉन हेक्साफ्लोराइड है, जो जीनॉन हेक्साफ्लोराइड है इसके अंदर अगर आप देखोगे तो स्टेरिक नंबर 7 आएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि 6 तो सिग्मा बंद बन जाएंगे और 1 जोड़ी लॉन पेयर आ जाएगा। 7 आने के कारण इसमें संकरण sp3d3 निकलेगा। एक बार देख लेते हैं, जीनॉन बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, जिनमें से 6 फ्लोरीन कनेक्ट हो गए। दिख रहा होगा 6 सिग्मा बंद है, 1 जोड़ी लॉन पेयर है, टोटल 7 आता है। स्टेरिक नंबर 7 है। 7 आने पर जो संकरण है वो sp3d3 है। संकरण sp3d3 है। 3 और 3 6 और 1 7 sp3d3। sp3d3 की 2 कंडीशंस होती है, 7 सिग्मा बंद हो, 0 लॉन पेयर हो, 6 सिग्मा बंद हो, 1 जोड़ी लॉन पेयर हो। 7 सिग्मा बंद 0 लॉन पेयर, उस समय जो आकृति होती है उसे पंचभुजीय द्विपिरामिड कहते हैं, उसे पंचभुजीय द्विपिरामिड कहते हैं। और जब 6 सिग्मा बंद और 1 जोड़ी लॉन पेयर हो तो उसे विकृत अष्टफलकीय कहा जाता है। इसीलिए जीनॉन हेक्साफ्लोराइड की जो आकृति है वो आपकी विकृत अष्टफलकीय या डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होती है, विकृत अष्टफलकीय या डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होती है। इसके बाद जीनॉन ऑक्सा टेट्राफ्लोराइड की स्ट्रक्चर देखें। जीनॉन बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं। सिग्मा बंद गिने 1 2 3 4 5 सिग्मा बंद है, 1 जोड़ी लॉन पेयर है, टोटल 6 आता है। 6 आने पर संकरण का जो टाइप होता है वो sp3d2 होता है। sp3d2 के अंदर पहली शेप वर्गाकार द्विपिरामिड होती है। वो तब होती है जब 6 की 6 सिग्मा बंद हो, 5 सिग्मा बंद, 1 जोड़ी लॉन पेयर, 1 लॉन पेयर आ जाएगा तो वर्गाकार द्विपिरामिड की जगह वर्गाकार पिरामिड हो जाएगी। तो शेप जो रहेगी वो स्क्वायर पिरामिडल होगी, वर्गाकार पिरामिड रहेगी। एक लास्ट ऑप्शन आपसे बात की जाए जीनॉन ट्राइऑक्साइड की, तो इसको भी अपन देखते हैं। इसका सेकंड आया था, ये विकृत अष्टफलकीय, ये वर्गाकार पिरामिड। जीनॉन ट्राइऑक्साइड की बात करें तो वही बात, जीनॉन की बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, जिनमें से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं, 3 सिग्मा बंद है, 1 जोड़ी लॉन पेयर है, टोटल 4 है। 4 आने का मतलब समझ में आ गया होगा, संकरण का जो टाइप है वो कौन सा होगा? sp3। जीनॉन ट्राइऑक्साइड में sp3 संकरण होता है। sp3 जो अणु है, जब किसी केंद्रीय परमाणु पर sp3 संकरण होता है तो आपको पता होगा जो आकृति है वो जो आकृति है वो इस तरीके से चतुष्फलकीय होती है, टेट्राहेड्रल होती है। लेकिन वो उस केस में होती है जब 4 सिग्मा बंद हो और लॉन पेयर की संख्या कितनी हो? 3। लेकिन अगर 3 सिग्मा बंद है और 1 जोड़ी अगर लॉन पेयर है तो उस स्थिति में ये वाला जो केस है, 3 सिग्मा बंद 1 जोड़ी लॉन पेयर, तो उस स्थिति में जो शेप होती है वो मंदिर के पिरामिड जैसी पिरामिडीय है, ये चतुष्फलकीय है, ये पिरामिडीय है। इसीलिए जीनॉन ट्राइऑक्साइड की जो शेप है वो पिरामिडीय होती है। ध्यान रखें अपने दिमाग में, जीनॉन डाइफ्लोराइड रेखीय होता है, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड वर्गाकार समतलीय होता है, जीनॉन हेक्साफ्लोराइड विकृत अष्टफलकीय होता है, जीनॉन ऑक्सा टेट्राफ्लोराइड
वर्गाकार पिरामिडीय होता है। जीनॉन ट्राइऑक्साइड में sp3 संकरण होता है और उसकी जो शेप होती है वो अमोनिया की जैसी पिरामिडीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जो कल हमने बात की थी आपसे 2016 में सेकंड ग्रेड में पूछा था, उसी क्वेश्चन को नीट 2019 में इस तरीके से पूछा गया। PCl5 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अब आप PCl5 की स्ट्रक्चर आपको पता है इस तरह से, P Cl 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 और C। अब आपको पता है कि ये PCl5 की स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बता दिया कि PCl5 में फास्फोरस पर जो संकरण होता है वो कौन सा होता है, sp3d, और जो यहां D पार्टिसिपेट करता है वो dz² होता है। ये जो आकृति है इसे त्रिकोणीय द्विपिरामिड कहते हैं। इसके अंदर 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं, 2 अक्षीय बंध होते हैं, 3 निरक्षीय बंध होते हैं जिन्हें इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते हैं। इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटे होते हैं जबकि अक्षीय बंध कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। अब इसने पहला स्टेटमेंट कहा कि जो 2 अक्षीय PCl बंध है, यानी एक ये रहा और एक ये रहा, तो इनके बीच में 180 डिग्री का कोण है। बिल्कुल सही है। 2 अक्षीय, भाई 2 अक्षीय PCl बंध है। ये कह रहा है 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं, बिल्कुल सही है, और उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल है, बिल्कुल सही है। ये कह रहा है जो अक्षीय PCl बंध है ये वाले निरक्षीय PCl बंध से लंबे होते हैं। बिल्कुल, हमने कहा था कि PCl5 अणु की आकृति सममित नहीं है, सभी बॉन्डों की बंध लंबाई समान नहीं होती, 3 बॉन्ड छोटे होते हैं, 2 बॉन्ड लंबे होते हैं। पहले हम चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। 3 निरक्षीय PCl बंध जो हैं वो एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का कोण बनाते हैं, बिल्कुल सही है। ये वाला जो एंगल है 120 का है, ये भी 120 का है, ये भी 120 का है, और ये वाला जो एंगल है वो 180 का है। तो सीधी सी बात है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। PCl5 मॉलिक्यूल नॉन रिएक्टिव नहीं होता, बल्कि PCl5 मॉलिक्यूल रिएक्टिव होता है। हल्की सी एनर्जी मिलते ही ये लंबा बॉन्ड टूट जाता है और PCl3 और साथ में क्या बन जाता है, Cl2 बन जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या है, गलत है। PCl5 मॉलिक्यूल नॉन रिएक्टिव नहीं बल्कि रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय है। अब आप सबको पता है, पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि जो O2 गैस है वो अनुचुंबकीय होती है, क्योंकि उसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसीलिए जो O2 गैस है वो अनुचुंबकीय होती है। N2 गैस प्रतिचुंबकीय है, H2 प्रतिचुंबकीय है, Li2 प्रतिचुंबकीय है, लेकिन जो O2 है वो अनुचुंबकीय है। मैं आपको पहले ही भी बता चुका, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सम में आती है सामान्यतः वो अनुचुंबकीय होते हैं। सामान्यतः जिनमें सम में आती है वो प्रतिचुंबकीय होते हैं, और जिनमें विषम में आती है वो कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। अगर आप O2 की MOT को देखेंगे तो जो इसके अंदर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, जो इसके अंदर पाई स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके अंदर एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यही कारण है कि जो O2 गैस है वो अनुचुंबकीय प्रकृति की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विध्रुव आघूर्ण का सही क्रम कौन सा है। इसी साल नीट 2019 में पूछा गया। तो कल मैंने आपसे कहा था, जिन अणुओं की आकृति सममित होती है उनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। जिनके केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर पाया जाता है, सामान्यतः उनका द्विध्रुव आघूर्ण कभी भी 0 नहीं होता। उनके द्विध्रुव आघूर्ण का कुछ ना कुछ क्या होता है, मान होता है। अगर मैं इन क्वेश्चंस को ऑप्शंस की मदद से सही करना चाहूं तो ऑप्शन की मदद से ही पहले तो आंसर को करने की कोशिश करें। द्विध्रुव आघूर्ण का कौन सा क्रम सही नहीं है, मुझे 4 ऑप्शन दिए। सबसे पहले इन्होंने कहा BF3। अब आप सबको पता है कि जो BF3 अणु है वो सममित अणु होता है। बोरॉन से फ्लोरीन, 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 इसके अंदर जो द्विध्रुव आघूर्णों का सदिश योग किया जाएगा तो वो 0 आएगा। BF3 अणु की आकृति सममित है, इसका जो डाइपोल मूवमेंट है उसका मान 0 होगा। तो क्लियर बात है कि इसके अंदर जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा वो सबसे कम BF3 में होगा। इसीलिए 4th ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन फर्स्ट गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि क्लियर बात है अमोनिया अणु असममित अणु है, क्योंकि इसमें एक जोड़ी लोन पेयर है नाइट्रोजन पर।
NF3 अणु भी असममित है क्योंकि इसमें भी लोन पेयर है केंद्रीय परमाणु पर। और H2O में ऑक्सीजन पर 2 जोड़ी लोन पेयर है। दिख रहा होगा BF3 अणु सममित है। सममित की पहचान केंद्रीय परमाणु पर कोई लोन पेयर नहीं है, पार्श्व परमाणु समान है। सममित अणुओं की जो शेप है वो इस तरह की होती है कि उनका नेट डाइपोल मोमेंट 0 आता है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाता है। कल ये क्वेश्चन आया था, आपसे फर्स्ट ग्रेड में पूछा भी गया था, NH3 और NF3 इसके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण किसका ज्यादा होता है। तो कल ही मैंने आपसे कहा था NH3 के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हाइड्रोजन से नाइट्रोजन, कम विद्युत ऋणी परमाणु से ज्यादा विद्युत ऋणी, कम विद्युत ऋणी से ज्यादा विद्युत ऋणी, केंद्रीय परमाणु से कहां पर है, लोन पेयर। इसमें बंधों के कारण उत्पन्न आघूर्ण और केंद्रीय परमाणु और लोन पेयर के कारण उत्पन्न आघूर्ण की दिशा एक है, जबकि इसके अंदर बंधों के कारण उत्पन्न आघूर्ण और केंद्रीय परमाणु और लोन पेयर के कारण उत्पन्न आघूर्ण की दिशा विपरीत है। यही कारण है अमोनिया का जो डाइपोल मोमेंट है वो NF3 से ज्यादा होगा। इस बेसिस पे अगर हम देखें तो इस बेसिस पे देखें तो या तो ऑप्शन सेकंड है या ऑप्शन थर्ड है, और दिख रहा है अमोनिया का जो डाइपोल मोमेंट है वो NF3 से ज्यादा होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड गलत हो गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर थर्ड में NF3 का डाइपोल मोमेंट अमोनिया से ज्यादा दे रखा है, जबकि हमें पता है अमोनिया का जो डाइपोल मोमेंट है वो NF3 से ज्यादा होगा, इसीलिए इसका ऑप्शन सेकंड हुआ। सबसे कम डाइपोल मोमेंट BF3, उससे ज्यादा NF3, उससे ज्यादा NH3। वाटर के अंदर क्या है, एक तो केंद्रीय परमाणु और लोन पेयर के कारण उत्पन्न आघूर्ण, केंद्रीय परमाणु और लोन पेयर के कारण उत्पन्न आघूर्ण, और इस तरीके से उत्पन्न आघूर्ण, बंध के कारण उत्पन्न आघूर्ण। जितने ज्यादा लोन पेयर की संख्या होने लगती है डाइपोल मोमेंट का मान उतना ज्यादा होने लगता है। यही कारण है कि जो डाइपोल मोमेंट है वो सबसे ज्यादा किसके अंदर है, वाटर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कैल्शियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड और बेरियम हाइड्राइड दे रखा है और आपसे पूछा है आयनिक गुण का बढ़ता हुआ क्रम बताएं। फाजांस तो ये कहता है कि धनायन का साइज जितना छोटा होगा ऋणायन को उतना ज्यादा ध्रुवित करेगा, उतने ज्यादा उसके अंदर सहसंयोजक लक्षण आएंगे। आयनिक लक्षण जस्ट उल्टे हैं। आयनिक लक्षण या आयनिक गुण तब ज्यादा आते हैं जब धातु का आकार कैसा हो, बड़ा हो। यहां अगर हम बात करें बेरिलियम, कैल्शियम और बेरियम, इसकी बात करें तो ये सारे के सारे सेकेंडरी ग्रुप के मेंबर हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातु का आकार बढ़ता है, और अभी अभी मैंने कहा जितनी बड़ी धातु होगी, अगर धातु का आकार बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागेगा, धात्विक गुण ज्यादा होंगे। धात्विक गुण इस बात पे डिपेंड करते हैं साइज कैसी है, साइज बड़ी होगी तो धात्विक गुण बढ़ेंगे, धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन बेरियम त्यागेगा। और आयनिक गुण है धातु जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और अधातु जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी, उतने ज्यादा इसके अंदर आयनिक लक्षण आएंगे। आयनिक लक्षण इस बात पर डिपेंड करते हैं जैसे जैसे धातु का आकार बढ़ता है आयनिक लक्षण बढ़ेंगे। यही कारण है सबसे ज्यादा जो आयनिक लक्षण है वो बेरियम हाइड्राइड में मिलेंगे और सबसे कम आयनिक लक्षण बेरिलियम हाइड्राइड में मिलेंगे। बेरिलियम का आकार छोटा होने के कारण फाजांस के अनुसार ये ऋणायन को ज्यादा ध्रुवित करता है। यही कारण है बेरिलियम के ज्यादातर जो कंपाउंड है वो सहसंयोजक होंगे और बेरियम के कंपाउंड कैसे होंगे, आयनिक होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको केमिकल बॉन्डिंग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो पसंद आए होंगे। एक मेरा आपसे कहना है कि अगर आपको मेरा चैनल्स पसंद आ रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कल तो नहीं लेकिन हाँ, जो अभी 2-3 दिन बाद मैं रीड का हर चैप्टर बाय चैप्टर स्टार्ट करूंगा। उसके अंदर मैं जो साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, पहले केमिस्ट्री की थ्योरी पढ़ाऊंगा जो रीड के सिलेबस में दी हुई है, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो कराए जाएंगे। साथ में फिजिक्स की क्लास और बायो की क्लास और साथ में मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट होंगी। थैंक यू।